Hello, my dear class 10 students. I'm Sameer Tripathi, your social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि सर किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। हमने बात की थी लैंड और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में और कैसे उनका डिग्रेडेशन हो रहा है और हम कैसे उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ऑन द सेम लाइन हमारा सेकेंड चैप्टर शुरू होता है नेचुरल रिसोर्सेज के एक अनदर कंपोनेंट से, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने लास्ट चैप्टर में हमने लैंड और सॉइल के बारे में बात की थी, क्योंकि सर अर्थ इज अ लाइवली प्लैनेट, डेफिनेटली हम जानते हैं, बट सर यहाँ पे सिर्फ एक लाइफ फॉर्म के कारण अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है या कोई एक लाइफ फॉर्म ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल द लाइफ फॉर्म्स दैट आर अवेलेबल ऑन दिस अर्थ वो सब एक सिस्टम बनाकर चल रहे हैं, जिसके कारण इस अर्थ में एक ऐसा लाइवली सिस्टम जनरेट हुआ है जिसके कारण हम यहाँ पर रह पा रहे हैं। और इनमें से अगर किसी भी एक फैक्टर में हम किसी भी प्रकार से कैसा भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे तो ये पूरी चेन जो है डिसरप्ट हो जाएगी। बात करें भगवान बुद्ध के शब्दों की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि सर कैसे एक पेड़ जो है वो बहुत ही सेल्फलेस ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सेल्फलेस क्रीचर है, और वो हमें विदाउट आस्किंग एनीथिंग सब कुछ प्रोवाइड कराता है। The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance। कि सर वो अपने लाइवलीहुड या अपने सस्टेनेंस के लिए कुछ भी डिमांड नहीं करता, आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता है, बस अगर आप थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो उसी में वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है एंड हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। वो अपने आसपास रहने वाले सभी जानवरों को, सभी जंतुओं को, सभी ऑर्गेनिजम्स को सारी रिक्वायर्ड चीज़ें प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ फ्रेश एयर, शेड एंड इवन द एक्समैन जो उसको काटने के लिए आ रहा है उसको भी वो पेड़ सेल्फलेसली छाया प्रोवाइड कराता है। कहने का उद्देश्य ये है कि सर जो हमारा नेचर है सिंस एंशिएंट टाइम्स वो हमें मींस ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता हुआ आया है, वो हमारे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता हुआ आया है जिसके कारण ह्यूमन लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है। और अगर आज भी हम सस्टेन कर रहे हैं तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर। हम नहीं बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की, बट अगर बेसिक्स की ही हम बात करें तो सर एयर, फ्रेश एयर वो हमें नेचर से मिलती है। सर हम बात करें लैंड टू लिव वो हमें नेचर प्रोवाइड करा रहा है। सर हम बात करें एग्रीकल्चर करने के लिए सॉइल या फिर प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब हमें नेचर प्रोवाइड करा रहा है। तो नेचर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है सिंस एंशिएंट टाइम्स। और अगर हम बात करें कि इसी नेचर में हमारे साथ साथ कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं, वो चाहे हवा में रहने वाले पक्षी हों या पानी के अंदर रहने वाली मछलियां हों, हर एक कॉम्पोनेंट इस पूरे एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जानवर और पेड़ पौधे और इंसान मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और यही सिस्टम अर्थ में लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है। और अगर हम इस सिस्टम के साथ किसी भी प्रकार से कैसी भी छेड़छाड़ करते हैं तो शायद हमारी जो लाइफ अर्थ पर है वो कुछ पलों के लिए खतरे में आ सकती है। तो हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि सर आखिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या अलग अलग टाइप की टर्मिनोलॉजीज हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और हमें इन्हें कंजर्व करने की क्यों जरूरत है। बात करें सर कि सर अर्थ जो है, अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं रह रहे हैं या सिर्फ ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। वी ह्यूमंस अलोंग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का। आपने पढ़ा होगा एक इंटरडिपेंडेंस वाला सिस्टम, या फूड चेन की ही मैं बात करूं कि सर यहाँ पर अगर आप एक कंपोनेंट को भी हटा देते हैं तो शायद पूरा चेन डिसबैलेंस हो जाता है। तो वी द ह्यूमंस आर शेयरिंग दिस अर्थ विथ मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चरल वेब बना रहे हैं, एक इकोलॉजिकल वेब बना रहे हैं, जिसके कारण ये लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल हो पा रही है। इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। कि सर अभी तो चूंकि डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमंस ने इतनी सारी चीजें डेवलप कर रही हैं कि अब हम नेचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, बट इसके बीच में हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि सर हम भी इस पूरे नेचुरल कंपोनेंट का एक पार्ट ही हैं और हम पूरी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखना है तो इस पूरे नेचुरल सिस्टम, इस पूरे नेचुरल बैलेंस को बनाकर रखना है और अपने साथ रहने वाले बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही प्रॉपरली रिस्पेक्ट करनी है, उनका कंजर्वेशन करना है, उनका प्रिजर्वेशन करना है विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इकोसिस्टम क्या होता है। यहीं से एक टर्म डिराइव होता है विच इज नोन एज इकोसिस्टम।
ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर पूरे हमारे नेचुरल सिस्टम में या नेचर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। हम सबसे नीचे बात करें, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको हम ट्रॉफिक लेवल्स भी कहते हैं। जो सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल में आते हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स, और मेनली प्रोड्यूसर्स में हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स हु आर हार्बीवोरस। थर्ड लेवल पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर हु आर कार्निवोरस, जो फ्लैश वगैरह खाते हैं या मीट खाते हैं। फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे आते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस, और अपेक्स लेवल पे आते हैं टॉप कार्निवोरस। फाइन, और ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं डीकंपोजर्स पर भी। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर किस तरीके से एक पूरा सिस्टम क्रिएट हो रहा है जहां पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और इसी को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं इकोसिस्टम। तो आइए डेफिनेशन को पढ़ें। तो इट सेज एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर the living organisms interact with each other and the surrounding environment for their livelihood। और अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो an ecosystem is a chain of interaction between organism and their environment। कि सर it is a chain of interaction between the living organisms and their environment। कि सर हम एक सेक्लूडेड पार्ट की तरह नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट, अपने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और उसी तरीके से बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हम पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से डिपेंडेंट हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसका मतलब ये कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। कि सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, प्लस अपने सराउंडिंग और अपने एनवायरनमेंट पर भी पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंस है उनकी फॉर देयर सस्टेनेंस। और ये इकोसिस्टम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में कि सर एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है कि सर उनका सराउंडिंग क्या है, सर पानी। जानवर कौन रह रहे हैं, सर मछलियां, और मछलियों के अलावा भी कई सारे अलग अलग प्रोड्यूसर्स, डीकंपोजर्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनिमल्स रह रहे हैं। ऑल राइट सर, अब मैं बात करूं एक सैंड इकोसिस्टम की या डेजर्ट इकोसिस्टम की, तो वहां आपको पता है कि मैं कैमल को अगर स्नो में ले जाकर छोड़ दूं तो वो शायद वहां नहीं रह पाएगा, या मैं पोलर बियर को ले आकर डेजर्ट में छोड़ दूं तो वो नहीं रह पाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि कैसे एक सिस्टम डिराइव हो रखा है और हम उसी सिस्टम में सस्टेन कर सकते हैं, कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एक सिस्टम के अंदर ही सस्टेन कर सकते हैं। और वहां पर उन्होंने एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट की हुई है जहां पर वो अपने फूड, अपने लिविंग, अपने शेल्टर, हर चीज के लिए अपने सराउंडिंग और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। और इससे आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि सर कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली सस्टेन नहीं कर रहा है, हम कहीं ना कहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग पर डिपेंडेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी आर अ पार्ट ऑफ अ इकोलॉजिकल वेब, जिसके कारण ये लाइफ सस्टेन हो पा रही है। नेक्स्ट इसी टर्म से इंपॉर्टेंट टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। ये टर्म बना है दो इंपॉर्टेंट टर्म से। द बायोडाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीनिंग वेरिएबिलिटी। तो बायो का मतलब क्या सर, बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब कि सर वेरिएबिलिटी, द टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। कि सर अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो n नंबर ऑफ क्रीचर्स आर देयर, n नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। आपको एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़ा सा हाथी तक मिल जाएगा, आपको एक फ्रॉग से लेकर वेल मछली तक मिल जाएगी, एंड n नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर जो कहीं ना कहीं इस पूरे हमारे अर्थ में सस्टेन कर रहे हैं। एंड दिस वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर इसको समझें तो बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, द डिफरेंट प्लांट्स, animals and the microorganisms, the genetic information they contain and the ecosystem they form। कि सर बायोडाइवर्सिटी का मतलब द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस और उनके इकोसिस्टम, ये सब मिलकर क्रिएट करता है बायोडाइवर्सिटी। और हम जानते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी अर्थ में बहुत ही ज़्यादा है कि सर इतने n नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनको शायद अभी तक ढूंढा भी नहीं गया है, जिनको शायद अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया गया है, वो भी इस धरती पर रह रहे हैं। तो ये सब जो एक पूरा सिस्टम है, ये एक अपने आप में एक एक्सप्लोरेशन है, ये अपने आप में एक डिस्कवरी है, एंड कहीं ना कहीं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अर्थ में इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए।
बात करें फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया के बारे में, तो सर इंडिया के अंदर इस बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट हमें देखने को मिल जाता है कि ऑल दो इंडिया के लोकेशन के हिसाब से दैट इज थ्रू 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट उसके अलावा 14% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी जो हमें देखने को मिलती है वो इंडिया में ही मिलती है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि सर इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं और उसी के कारण बहुत अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और उसी कारण से हम देखते हैं कि सर अलग अलग फॉरेस्ट और अलग अलग इकोसिस्टम क्रिएट हो रहे हैं जहां पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। बात करते हैं अगर इंडिया के बारे में, तो सर इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट रिजर्व ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन इंडिया। और इन सब का ध्यान कौन रखता है सर? इट इज अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये काम दिया गया है कि जो भी कोई नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है या डिस्कवर हो रहा है, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, आप उसकी इंफॉर्मेशन एक रिपोजिटरी बनाइए, ताकि हमें पता हो कि हमारे अर्थ पे आखिर कितनी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, कितने टाइप के लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं। IUCN is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources। कि सर आप एक रिपोजिटरी बनाइए सारे प्लांट सारे एनिमल रिसोर्सेज की, और फिर ताकि हम अच्छे से प्लानिंग कर सकें कि उनका प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन अच्छे से हो सके एंड डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल तरीके से हम कर सकें। India is known for its rich biodiversity and has about 24.46 of the geographical area covered by forest and trees। कि सर इंडिया का जो टोटल एरिया है उसमें से 24% जो एरिया है वो कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्रीज है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नाउ यहाँ से मैं आपको लेकर चलूंगा कि इंडिया इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है सर? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज डिफाइंड एज द रीजन्स विच आर नोन फॉर देयर हाई स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। एंडेमिक का मतलब क्या होता है सर? एक और टर्म आती है। एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी एक प्लांट वेराइटी या स्पीसीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर नोन एज एंडेमिक। कि सर जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सिर्फ बंगाल के एरिया में मिलता है, दैट मीन्स दैट रॉयल बंगाल टाइगर इज एंडेमिक टू इंडिया, वो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मतलब क्या कि सर ऐसे प्लेसेस जहां पर देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ एंड दे आर एंडेमिक। सो इंडिया इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जहां पर ऐसी कई सारी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज मिलती हैं जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। हम बात करें तो सर n नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फ्लावर्स इंसेक्ट्स आर देयर। अगर हम बटरफ्लाइज की ही बात करें तो ना जाने कितने टाइप की बटरफ्लाइज मिलती हैं। हम बात करें स्नेक्स के बारे में, हम बात करें फ्रॉग्स के बारे में, n number of varieties of these animals is available on this earth, and particularly इंडिया की बात करें तो इनकी वैरायटी कहीं ज़्यादा है। 4 of the world's 36 biodiversity hotspots are located in India and nearby areas। और अगर हम बात करें तो 4 जो 36 टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं वो इंडिया और उसके आसपास के एरिया में हैं। ये 4 कौन से हैं सर? सबसे पहला है द हिमालयाज, नेक्स्ट है इंडो बर्मा रीजन, दैट इंडो म्यांमार रीजन बेसिकली, थर्ड इज द वेस्टर्न घाट्स एंड फोर्थ इज संडालैंड। संडालैंड इज बेसिकली कवरिंग द एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया मलेशिया, ये सारे एरिया संडालैंड में आते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड के, वो इंडिया और उसके आसपास के एरिया में ही लाए करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कि सर अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बट उससे पहले समझ लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, फ्लोरा एंड फौना। आई होप आपको ये सब पता है, बट जस्ट ताकि याद रहे, हम कंफ्यूज ना हो। फ्लोरा फ्रॉम एफ दैट मीन्स फ्लावर, फाइन, फ्लोरा फ्लावर, ठीक है। फ्लोरा का मतलब कि प्लांट लाइफ, नॉट ओनली फ्लावर्स, बेसिकली जो प्लांट लाइफ अवेलेबल है उन सबको हम एक टर्म देते हैं दैट इज नोन एज फ्लोरा। और फौना किसको हम बोलते हैं? जो भी एनिमल लाइफ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं फौना, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं इनको डिनोट करने के लिए। तो फ्लोरा मींस ऑल द प्लांट लाइफ एंड फौना मींस ऑल द एनिमल लाइफ ऑन दिस अर्थ। और हमने देखा कि सर इंडिया के अंदर ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज इवन वन ऑफ द बायोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो ज़रूरत है कि यहाँ पे इन प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाए। जैसे हमने बात की थी कि 1960-70 से जब ये बात उठनी शुरू हुई, जब डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश होना शुरू हुई कि सर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट होते जा रहे हैं और ज़रूरत आन पड़ी है कि अब उनको हम कंजर्व करें, तो वहीं पर फोकस जाना शुरू हुआ कि सर एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट और उन्हें भी उतनी ही प्रॉपर कंजर्वेशन और उतनी ही प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत है। In the background of rapid decline in wildlife population and forestry, conservation has become essential. And
इट वॉज फ्रॉम 1760s एंड 1770s दैट ये डिमांड उठना शुरू हुई और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो NGOs थे और भी अलग अलग जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स थे उन्होंने डिमांड करनी शुरू की कि सर प्लीज टेक सम पॉलिसीज टर्न मेजर्स जिससे इस वाइल्ड लाइफ और इस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जा सके, क्योंकि अगर इसी रैपिड स्केल में ये डिप्लीशन चलता रहा तो बहुत जल्द ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और फिर लाइफ को इमेजिन कर पाना अर्थ पर वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। Excessive consumption of natural resources for fulfilling human needs such as wood, bark, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, लिस्ट बहुत छोटी है। देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें फॉरेस्ट से मिल रही है, बट पॉपुलेशन के ग्रोथ के कारण और बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंज्यूमरिज्म का आइडिया आ गया है कि अब हम उपभोक्ता बन गए हैं। अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और भोग विलास की वस्तुओं का प्रोडक्शन होने के कारण इन नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जो भी मैक्सिमम हमारी नीड्स हैं वो हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से ही मिलती हैं। बात करें हम द एक्सपांशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, commercial and scientific forestry and mining activities has led to the decline of forest and wildlife. अनइक्वल एक्सेस जो हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी कि सर अनइक्वल एक्सेस की सर कुछ लोगों के पास बहुत एक्सेस है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। इट इज लीडिंग टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज and differential sharing of responsibility for environmental well-being is also leading to the environmental degradation। कि सर कई सारे लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है रिसोर्सेज का और वो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर रिसोर्स कंजर्वेशन की जब बात आ रही है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। एंड दिस इज हाउ इट इज़ अल्टीमेटली लीडिंग टू द रिसोर्स डिग्रेडेशन और द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इसके कारण बहुत ज़्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट चैप्टर में ही हमने बात की थी कि सर डिफॉरेस्टेशन के चलते लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, माइनिंग के चलते लैंड क्वालिटी खराब हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, कई सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वो मरते जा रहे हैं। हम बात करें टाइगर के ही बारे में तो एक वक्त हुआ करता था जब इंडिया वाज अ होम टू द एशियाटिक लायंस एंड टाइगर और आज वही वक्त है कि हमें बाहर से लायन और टाइगर लेकर आने पड़ रहे हैं और अपनी कंट्री में रखने पड़ रहे हैं। दिस ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस इलीगल ट्रैफिकिंग, इलीगल किलिंग एंड पोचिंग, हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्किन्स फॉर देयर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, इट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ दीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो कि बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंसेज हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। बात करें आगे हम तो सर conservation preserves the ecological diversity and life support systems, water, air, soil। की ये कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि सर हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके उन्हें ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, रादर हम एक पूरे लाइवली सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक जो चेन हमने देखी, एक इकोसिस्टम जो हमने देखा, एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमने देखा, हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं एंड साथ साथ एयर, सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी? कि सर हम सबके अंदर अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग DNA हैं और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ही कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग मुकाम तक हमें लेकर जा रही है और एक नया सिस्टम क्रिएट कर रही है जिससे कि कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे पौधे हैं जो हमें मेडिसिन देते हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर पाए जाने वाले जीन्स एज अ मेडिसिन यूज हो सकते हैं ऐसे डिजीजेस को क्योर करने के लिए जिनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं बनी हैं। सो दीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम, for better growth of species and breeding। यहीं से जब डिमांड उठना शुरू हुई कि सर ये प्रोटेक्शन हमें करवाना है और ये जो एनिमल और प्लांट लाइफ है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो 1960s और 70s से लोगों ने और नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स ने ये डिमांड करनी शुरू की कि सर गवर्नमेंट शुड टेक स्टर्न मेजर्स और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए जाने चाहिए जो कि स्ट्रिक्टली प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन कर रहा है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का या प्लांट लाइफ का। और उसी के चलते आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था क्योंकि यहाँ से हमने बात करनी शुरू की थी या गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स अप्लाई किए थे अंडर लॉ जिनको यूज करके हम इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर सकें। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972 which provides for the safeguard and protection of the wildlife that includes both flora and fauna in the country। तो ये एक्ट कब लागू किया गया था सर? 1972। और ये सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है इंडिया के अंदर फ्लोरा एंड फोना दोनों को। दिस एक्ट provides for the protection of the country's wild animals, birds,
प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। कि सर हमें इन सबको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी है, और जो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है वो बनी रहे और ये बैलेंस खराब ना हो किसी भी तरीके से। अमंग अदर थिंग्स द एक्ट लेज डाउन रिस्ट्रिक्शंस ऑन हंटिंग मैनी एनिमल स्पीसीज। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट था वो यही था कि सर हम फॉरेस्ट की कटिंग को रोकेंगे और एनिमल हंटिंग को हम स्ट्रिक्टली रोकेंगे अंडर द लॉ, और उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे, और अगर वो किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इस एक्टिविटी में इंडल्ज होता हुआ पाया गया तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर में सजा दी जाएगी। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या था कि ऐसा माना जाता था कि फॉरेस्ट इज अ ओपन रिसोर्स हाउस और वहां से कोई भी जाके अपने मन चाहे तरीके से उसको यूज कर सकता है। बट जब वो यूज एक इंटेंसिव यूज में बदल गया और हमारी ग्रीड में बदल गया तो ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि सर अगर इसी पैटर्न में सारी चीजें चलती रहीं तो आने वाले कुछ सालों में ही सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली द लाइफ डाइवर्सिटी इट विल बी एंडेड। तो उसी चीज को रोकने के लिए 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वर आल्सो पब्लिश्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है कि सर एक लिस्ट बनाई गई और वहां पे क्या किया गया कि सर कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन सी स्पीसीज को प्रिजर्वेशन की जरूरत है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई और ये कहा गया कि सर अब इस लिस्ट में जो जो स्पीसीज मेंशन्ड है उन सबका हमें प्रोटेक्शन करना है। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species। कि सर जो कुछ endangered species हैं, कुछ तो extinct हो चुके हैं क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अभी अगर हम देख रहे हैं तो जो endangered species हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना है और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है। जैसे हम बात करें हंटिंग को बैन करके, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरीके से कि सर हंटिंग को हम बैन करेंगे, लीगल प्रोटेक्शन देंगे हम उनके हैबिटेट्स को कि वो जहां पर रह रहे हैं उसका डिस्ट्रक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन के चलते हम लार्ज स्केल में जंगलों को काट रहे हैं और हमें पता है कि ये वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हमें जंगलों में ही मिलते हैं और अगर उनके हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो गए तो पूरी लाइफ उनके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उनके हैबिटेट्स को हमें लीगल प्रोटेक्शन देना है एंड ट्रेड जो चल रहा है, दिस एक्सप्लिसिट इलीगल ट्रेड विच इज गोइंग ऑन इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स में, उसको भी रोकना है ताकि इनका प्रिजर्वेशन अच्छे से हो सके। हम बात करें आगे तो सर सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वहीं से स्टार्ट होनी शुरू हुई एस्टेब्लिशमेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, जिनका ये काम था कि सर हमें इन ह्यूमन के इंटरवेंशन से इन सारे प्लांट एंड एनिमल लाइफ्स को बचाना है और कोशिश करना है कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में इनका प्रोटेक्शन किया जाए। आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार डाउट होता है कि सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स में डिफरेंस क्या है। सो आई गॉट अ चार्ट फॉर यू, इसको आप देख लीजिए और अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए ताकि आगे आपको अगर कभी भी कोई डाउट हो तो आप इसे पढ़ सकें। क्विकली मैं एक रिकैप बता देता हूं कि सर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्ट ओनली वाइल्ड एनिमल्स। की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। वहीं पर मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करूं तो वो पूरी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। दैट मीन्स कि बायोस्फीयर रिजर्व में आप सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ को नहीं, उनके पूरे एरिया को, उनके पूरे लाइवलीहुड को, उनके पूरे हैबिटेट को, आप पूरे एक एरिया को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया। इट एम्पावर्स द ट्राइबल हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। द नेशनल पार्क्स प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल एंटिक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द कंप्लीट इकोसिस्टम। और नेशनल पार्क में हम कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स में हम ह्यूमन लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहां के लोकल ट्राइबल लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एक पर्टिकुलर एनिमल पे फोकस कर रहे हैं और नेशनल पार्क में हम कई सारे एनिमल्स को फोकस कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ। सो गाइस इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए एंड इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगेन मैं एक बार बता देता हूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एनिमल पे फोकस हो रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक बहुत बड़े एरिया को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहां पर रहने वाले लोग, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब इंक्लूड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत रिच डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अवेलेबल है। और हम बात करें नेशनल पार्क्स में तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स पर मेन फोकस है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। आगे अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ही कई सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए विच फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एनिमल कि सर इनकी संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है एंड जरूरी है कि हम इनके लिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, सेपरेट प्रोजेक्ट चलाएं ताकि इनका प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन किया जा सके। फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड,
इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे सर? सबसे पहले तो टाइगर ही था, और यहीं से हमने रियलाइज किया कि टाइगर पॉपुलेशन कितना तेजी से डिक्लाइन हो रही है इंडिया में और इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। द वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस, द कश्मीर स्टैग और हंगुल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। कौन कौन से सर? फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड द घड़ियाल। कि सर इन 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स के फॉर्म्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। लिस्ट सिर्फ इतनी सी ही नहीं थी, इसके आगे द एशियाटिक लॉयन एंड अदर्स, इनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। उसके अलावा हम बात करें कि मोस्ट रिसेंटली कई सारे नए एनिमल्स को इन लिस्ट में जोड़ा गया है, जैसे द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, ठीक है, दिस इज द ब्लैक बक। एंड काफ़ी ज़्यादा इस पे इशू भी हुआ था, और आज भी आप जानेंगे कि बिश्नोई विलेज, जो बिश्नोई पीपल हैं वो इसका कंजर्वेशन करते हैं राजस्थान के विलेज में, और उनके यहाँ इसको मारना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ये एक टाइप का पक्षी है। हम बात करें द स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। और इसी टाइम पे बात होना शुरू हुई थी कि सर अब चूंकि टाइगर वॉज एन इंपॉर्टेंट एनिमल, इंडिया वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ द टाइगर्स, लेकिन लोगों के इलीगल प्रोटेक्शन, इलीगल हंटिंग और पोचिंग के कारण टाइगर पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन होना शुरू हो रही थी। और 1972 तक आते आते जब एक सेंसस किया गया इन एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज का, एक लिस्ट बनाई गई, तो उसमें पाया गया कि वंस वेयर इंडिया वाज अ होम ऑफ दिस बंगाल टाइगर्स और टाइगर्स, आज वहीं पर ये टाइगर्स इतनी तेजी से कम होते जा रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन घटकर बहुत कम हो गई है, एक सीवियर नंबर पर आ गई है। और अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो अब तो सर और भी ज्यादा कम हो गई उसकी पॉपुलेशन। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। सर हम बात करते हैं टाइगर के बारे में, तो टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेब। की सर अगर हम वेब की बात करें, फॉनल वेब की बेसिकली, तो टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और हमने देखा था कि टॉप लेवल कार्निवोर्स में भी आते हैं। In 1973, the authorities realized that the tiger population in India is declining drastically to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। कि सर सेंचुरी खत्म होते होते तक 1827 से बची है टाइगर पॉपुलेशन, जो कि कभी 55,000 होती। कैन यू इमेजिन द फिगर्स? 55,000 से सीधे 1800, कितना ड्रास्टिकली टाइगर पॉपुलेशन कम हुआ था। द अथॉरिटीज वर अलार्म्ड कि सर अगर इतनी ही तेजी से ये सारी चीजें होती रहीं तो एक टाइम आएगा जब टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, एंड इंडिया के अंदर वो जो फॉनल वेब है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाएगा। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि आज जहां पर राजस्थान है वहां कभी बहुत सारे ग्रासलैंड्स हुआ करते थे, लेकिन डियर पॉपुलेशन और बाकी सारे हार्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो सारी घासेस को खा गए, और उसके कारण क्या हुआ, वहां पे डेजर्ट बन गया है। तो उसी तरीके से आप इसको रिलेट कीजिए कि सर एक फॉनल वेब है, ठीक है। कैसा फॉनल वेब है कि सर हमारे पास ग्रास है, हमारे पास डियर हैं या दूसरे हार्बीवोर्स हैं, और हमारे पास टाइगर है। अब सर अगर आप इनमें से किसी एक कंपोनेंट को भी हटाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा। अगर मैंने ग्रासेस हटा दी तो अल्टीमेटली डियर को खाना नहीं मिलेगा और टाइगर पॉपुलेशन अफेक्ट होगी। मैंने डियर को हटा दिया तो सर टाइगर घास खा नहीं सकता है, अल्टीमेटली उसकी पॉपुलेशन खत्म होगी। और अगर मैंने टाइगर को हटा दिया तो सर डियर सारी घास खा जाएगा एंड इट विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन। तो आई होप ये एक छोटा सा साइकिल, ये बहुत ही छोटे लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हर एक कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने उसको हटा दिया इस इकोलॉजिकल वेब से तो कितना बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। तो वहीं पे जब टाइगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से ड्वेंडल होने लग रही थी तो हमें यह समझ आया कि सर हार्बीवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी और उसके कारण हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, ग्रासेस हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। क्या क्या थ्रेट्स हमें मेनली देखने को मिलते हैं सर? सबसे पहला और सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है कि हंटिंग एंड पोचिंग, द इलीगल पोचिंग एंड हंटिंग फॉर ट्रेड। हंटिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि सर आप हंट कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं शौक के लिए, या आप कर सकते हैं अपने खाने पीने के लिए। पोचिंग का मतलब होता है कि आप किसी जानवर को मार रहे हैं उसके स्किन के लिए या उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हंटिंग एंड पोचिंग। श्रिंकिंग हैबिटेट, कि सर इनका जो हैबिटेट है वो तेजी से खत्म होता जाता है, जंगल काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन फैलता जा रहा है, और इनके हैबिटेट खत्म होने के कारण भी इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ड्वेंडल होती जा रही है। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, जो मैंने बात कही कि सर अगर घास नहीं है तो डियर खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली इन्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो ये जिन स्पीसीज और जिन एनिमल्स को फीड करते हैं उनका नंबर भी बहुत तेजी से डिक्लाइन होना शुरू हो रहा था, विच अल्टीमेटली अफेक्टेड द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एटसेट्रा, उसके अलावा कई और कॉजेज हैं, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज।
बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर मेनली इंडिया और नेपाल में ही फोकस किया गया था और इंडिया नेपाल को साथ में लाया गया था कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को लेकर आएं और कोशिश करें टाइगर पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने की। ऐसा क्यों? द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स, tiger skins and their bones for traditional medicine, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, कि सर पूरे वर्ल्ड में जो टाइगर पॉपुलेशन है उसकी 2/3 जो पॉपुलेशन थी वो मेनली इंडिया और नेपाल में ही पाई जाती थी। These two nations became prime targets for poaching and illegal trading, and that is why these two nations were the important areas जहां पर ये illegal trading और poaching बहुत तेजी से चल रही थी। तो इन दोनों गवर्नमेंट्स ने कोशिश की कि हम ऐसी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज लेकर आए जिससे टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके। इंडिया ने 1973 में इसी के चलते लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर, विच वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर स्पीसीज और टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। The government of India launched the Project Tiger with the aim of saving the steadily declining population of tigers in India on 1st April 1973, और इसे लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाय द देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973। कहाँ से सर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में है, और इसे लॉन्च किया था उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स भी सेटअप किए गए थे अंडर दिस प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें से अभी तो हमारे पास कुछ अराउंड 19-20 टाइगर रिजर्व्स हैं, अप्रॉक्स 40 के आसपास भी पहुंच चुके हैं, बस उसमें से 18-19 बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इनिशियली 6 टाइगर रिजर्व्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से सर? सबसे पहला तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा सुंदरबंस नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, देन वी हैव बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, देन वी हैव सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, देन वी हैव मानस टाइगर रिजर्व इन असम, एंड फाइनली वी हैव पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला। मैप में आइए इनको देख लेते हैं, क्योंकि मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। शुरू करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। बात करूं सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो सर इट इज इन राजस्थान। सर नेक्स्ट हम आते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में, तो सर इट इज इन मध्य प्रदेश शेयर। बात करें हम केरला के बारे में, पेरियार टाइगर रिजर्व, तो सर ये है केरल में। नेक्स्ट हम आते हैं सुंदरबंस, ये है वेस्ट बंगाल के डेल्टा में, और फाइनली हम आते हैं मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, वो है यहाँ पर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स पूरे मैप में। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स इंट्रोड्यूस किए गए, उसके अलावा कई सारे और भी बाद में बने, बट दीज 6 वर इनिशियली फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, आगे जब प्रोटेक्शन की बात होना शुरू हुई तो ऐसा माना गया कि सर सिर्फ टाइगर का प्रोटेक्शन या उसके एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो लिस्ट आई 1980s के बाद से, तो वहाँ पे माइन्यूट लेवल पर जाकर कंजर्वेशन की बात करने हमने शुरू कर दी, और वहाँ पर हमने कोशिश की कि सर अब हम इस प्रोटेक्शन को एक्सटेंड करेंगे नॉट ओनली टू द स्पेसिफिक स्पीसीज और एनिमल्स, बट छोटे छोटे इंसेक्ट्स और प्लांट्स को भी। क्यों? क्योंकि सर उनकी पॉपुलेशन भी बहुत स्टेडीली डिक्लाइन कर रही है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन इट्स फ्यू कंपोनेंट्स, कि सर वो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे फोकस ना करके फोकस बढ़ गया है कि हम बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएं और बचाएं। Increasingly, even insects are beginning to find a place in the conservation plans, कि सर 1980s के बाद से जो रिपोर्ट्स बनना शुरू हुई या जो लिस्ट आनी शुरू हुई, वहाँ पे इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इवन छोटे छोटे प्लांट्स को भी उसमें जगह दी जाने लगी। The notification under Wildlife Act of 1980 and 96, several hundred butterflies, moths, beetles, and 1 dragonfly have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time in India, we can see that plants were also added to the list, starting with 6 species. कि सर 1980s और 90s में जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनना शुरू हुई इन प्रोटेक्शन की, वहाँ पे इंसेक्ट से लेकर फ्लाइज से लेकर इवन प्लांट्स तक को भी स्पीसीज की लिस्ट में इंक्लूड किया जाने लगा, और उनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एक्सटेंड किया जाने लगा। Now talking about the types and distribution of forest and wildlife resources, कि सर आखिर कौन कौन से अलग अलग टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर हम फॉरेस्ट्स के बारे में, in India much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government
थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कि सर इंडिया में जो भी मेजरली वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है वो गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट कर रही है या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं करेंटली। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस अलार्मिंग रेट से इनका डिप्लीशन हो रहा था तो जरूरत थी कि गवर्नमेंट अपना प्रोटेक्शन इनको एक्सटेंड करे और कोशिश करे कि सर हम यहाँ पे प्रोटेक्शन करें, कंजर्वेशन करें और इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन फॉरेस्ट एरियाज को भी कंजर्व करें। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द फॉरेस्ट एरियाज आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से सर? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। आइए समझते हैं इन तीनों फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं टॉप नॉच लेवल के फॉरेस्ट। कि सर ऐसे फॉरेस्ट जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज हमें देखने को मिल रही हैं, हमें टिम्बर जहाँ से बहुत अच्छे से मिल रहा है, जहाँ पर जिन फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, जो प्लांट वेराइटीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कमर्शियली भी और इकोलॉजिकली भी, तो इनको कहा गया है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। More than half of the total forest land has been declared reserve forest in India. And in reserve forest में they are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are connected. कि sir in terms of species diversity and in terms of the valuable components and the valuable richness of ecology that is available here, ये सबसे important forest माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की एंट्री या इलीगल एंट्री, एनीथिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, सब कुछ पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप यहाँ पे एंटर भी नहीं कर सकते हैं और अगर आपने यहाँ पे एंट्री की या कोई भी कटिंग या कुछ भी किया तो आपको सजा भी हो सकती है इसके लिए। तो रिजर्व फॉरेस्ट में कॉमन ह्यूमन एंट्री इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सर एज बाय द टर्म कि इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, रिजर्व नहीं करना है बट दे आर इंपॉर्टेंट, तो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। Almost 1/3 of the total forest area are protected forest as declared by the forest government. This forest land are protected from any further depletion. कि सर यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है मतलब कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, रेगुलेशन है बट परमिशन के साथ, बहुत ही रेगुलेटरी तरीके से कि ट्राइबल पीपल या कॉमन पीपल जो इन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते हैं, बेरीज एंड फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट देन पूरे रेगुलेशन के साथ, एक परमिशन के साथ, और एक्सेसिव हंटिंग गैदरिंग नहीं हो सकती है यहाँ पर। सो दीज आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एंड लास्टली आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। कि सर हम जानते हैं कई सारे ट्राइबल एरियाज हैं जो अभी भी फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, तो अगर आपने सारे फॉरेस्ट को ही कंजर्व कर दिया या वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी तो उनकी लाइवलीहुड पूरी तरीके से एंडेंजर हो जाएगी। तो लास्टली वी हैव द अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मींस ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एंट्री कर सकते हैं, फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी के रिसोर्सेज के अंडर में ही होते हैं। These are the forest and wastelands belonging to the government and private individual communities. ये mainly पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ पर हम जानते हैं कि कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात दे हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। Reserved and protected forests are also referred to as permanent forest states, maintained for the purpose of providing timber एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन। कि सर इन्हें परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट भी कहा जाता है। किसे सर? रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को। चूंकि मैंने आपके बताया कि इसकी कमर्शियल वैल्यू भी इन फॉरेस्ट में जो टिम्बर अवेलेबल है, स्पीसीज अवेलेबल हैं, उनकी कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, एंड इसी कारण से इनको परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट भी कहा जाता है, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट इसमें प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन रेगुलेट करती है। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। कि सर मध्य प्रदेश के अंदर में जो लार्जेस्ट एरिया है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर है, मतलब जो फॉरेस्ट कई सालों से बने हुए हैं और आज भी वो फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, दे हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। कि सर यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ एरिया है इन एरियाज में फॉरेस्ट का, वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। और लास्टली अगर हम बात करें बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, दे हैव बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कि सर इन एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने देख लिया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात में जो फॉरेस्ट हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। सो दिस इज द मैप जो ये दिखाता है कि किस तरीके से कुछ एरियाज में फॉरेस्ट कवर जो है वो अच्छा है, लेकिन बाकी एरियाज की अगर आप ध्यान दें तो देयर इज अ वेरी लेस फॉरेस्ट कवर। और जो स्टिपुलेटेड नेशनल गवर्नमेंट का प्लान भी था कि सर 33% ऑफ मिनिमम एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट, वो आज भी कई सारे स्टेट्स में फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, all northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities.
लास्टली बात आती है कि सर कंजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पूरा हेडेक नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट अकेले ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि इतने सालों से कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट में रहती हुई आ रही हैं और वो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुराने वक्त में जब लोग पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थे तो दे वर पैसिव एजेंट्स, और नेचर जो था वो एक्टिव एजेंट था और वो डिसाइड करता था कि आखिर किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। बट धीरे धीरे करके जैसे हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना शुरू किया और डेवलप होना शुरू किया, हमने इस एक्टिवनेस को इस पैसिवनेस को एक्टिवनेस में कन्वर्ट कर दिया और अब हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर दी हैं कि हमें नेचर के फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से नेचर का एक्सप्लॉयटेशन और यूज कर सकते हैं। बट इसी डेवलपमेंट के चलते ये दिस रैपिड डेवलपमेंट इट हैज अल्टीमेटली लेड टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल। तो जरूरत है कि सर जो पहले कम्युनिटी प्रैक्टिसेस अपनाई जाती थी, कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो आज भी फॉरेस्ट में रह रही हैं और वो उसका कंजर्वेशन करती हैं, हम उन स्टेप्स को दोबारा इस्तेमाल करें, बिकॉज दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी मच सस्टेनेबल और ये हमें हेल्प करती हैं कि हम रिसोर्सेज को यूज करके उनका डेवलपमेंट भी प्रॉपर्ली कर सकें। सो द कम्युनिटी कंजर्वेशन इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही है अपनी तरफ से, लेकिन कम्युनिटी को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है इन फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। Conservation strategies are not new in our country. In India, forests are also home to some of the most important and traditional communities. North East में आप चले जाइए तो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आज भी फॉरेस्ट को अपना घर मानती हैं और फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखती हैं। In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials. जैसा मैं बात करूं, आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी था। द सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, द विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कि यहाँ के लोकल विलेजर्स ने जो माइनिंग करने लोग आ रहे थे उनको रोका, उनके प्रति एक वॉर लड़ा और कोशिश की कि सर आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ये एरिया आता है। मैं बात करूँ the inhabitants of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dev Dakav Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment। कि सर अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकल लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर एरियाज को खुद ही एक सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया है, विच वॉज नेम्ड भैरव देव डाकव सेंचुरी। और वहां पर उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के कोई भी हंटिंग, पोचिंग या कटिंग ऑफ ट्रीज को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज आर कमिंग अप एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट्स। बात करूं मैं बिश्नोई विलेज, राजस्थान की ही मैं अगेन बात करता हूं, जो बिश्नोई विलेज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिक विलेज, और इसके कारण इतना इंपॉर्टेंट इशू भी हुआ था। वो काफ़ी लंबे वक्त से वहाँ पर वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर वो खेजरी ट्री और लोकल वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करते हैं। In and around Bishnoi villages in Rajasthan, herd of black buck, that is chinkara, nilgai and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them। कि यहाँ पर सर इनकी हंटिंग और गैदरिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ ही उनका प्रोटेक्शन करती हैं और आज भी वहाँ पर जो पिकॉक्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये ट्रीज़, खेजराली ट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं, उनका प्रोटेक्शन हो रहा है। Then next comes up the very important चिपको मूवमेंट, और आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा। दिस चिपको मूवमेंट वॉज वेरी फेमस इन 1972-73 के आसपास, एंड इस मूवमेंट ने कम्युनिटी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जाकर रोक दिया था। हम बात करें कि ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1972-73 के आसपास उत्तराखंड के एक विलेज से, दैट इज चमोली विलेज। फाइन, द चिपको मूवमेंट और द चिपको आंदोलन, इट स्टार्टेड, द चिपको आंदोलन began in 1970s in Uttarakhand, then a part of Uttar Pradesh, and went all over the world as a famous। ये स्टार्ट हुआ था चमोली विलेज से उत्तराखंड के, और बाद में ये बहुत फेमस हो गया। इसके जो लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनको एक इंपॉर्टेंट अवार्ड भी दिया गया था। एंड ये मूवमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट था इस प्रोटेक्शन को लेकर, और आगे चलकर आप देखेंगे कि कई सारे लोगों ने अराउंड द वर्ल्ड इस मूवमेंट को फॉलो करते हुए कंजर्वेशन करने की कोशिश की थी। The Chipko movement was initiated by well-known environmentalist Sundar Lal Bahuguna. He is known for coining the Chipko movement slogan, "Ecology is the permanent economy." और इन्होंने ये famous slogan भी दिया था कि that sir, ecology is the permanent economy.
It was caused due to a dispute between local villagers and logging contractors who had been there all to cut trees near the village. कि सर ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने लोकल स्पोर्ट्स फैक्ट्री को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप यहाँ पर जाकर वुड कट कर सकते हैं एंड पेड़ों को काट कर आप अपने स्पोर्ट्स फैक्ट्री में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना सकते हैं। तो जब लोग यहाँ पर पेड़ काटने के लिए आए तो लोकल लोगों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई एंड द लोकल वुमेन उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया, दैट इज चिपको मूवमेंट। उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया और उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो यू हैव टू किल अस एंड दिस मूवमेंट बिकेम वेरी वाइब्रेंट। कई सारे लोगों ने कई लंबे वक्त तक पेड़ों से वो चिपके रहे और उन्होंने पेड़ों का कंजर्वेशन किया। The women of the villages reached the forest and hugged the trees to prevent the workers from cutting the trees. And you can understand कि कितना ज़्यादा लोकल लोग उस पेड़ों से, उन नेचर से अपने आप को एफिनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं, अपने आप को उनसे कितना क्लोज फील कर पा रहे हैं। एंड दैट इज वाई दे आर लीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ movements in order to protect and conserve the environment. The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. कि सर पेड़ों को कटने से रोकना तो अपनी जगह पे एक बात है, बट एफॉरेस्टेशन करना वो भी इंपॉर्टेंट है। और कैसी स्पीसीज के साथ? इंडिजिनियसली स्पीसीज। इसका मतलब क्या कि मुझे पता है कि सर मैं अगर बहुत हरा भरा पेड़ डेजर्ट में जाकर लगा दूंगा तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा, तो मुझे इंडिजिनियसली स्पीसीज जो वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें उसके कमर्शियल वैल्यू पर नहीं जाना है, बस हमें प्लांट की ग्रोथ करनी है, पेड़ों को लगाना है। सी इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि सारे इंपॉर्टेंट पेड़ों को काटकर सिर्फ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पेड़ लगाए गए, जिसके कारण ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ज़्यादा हार्म हुई। तो इन कंजर्वेटिव्स ने ये बात उठाई कि सर हमें सिर्फ कमर्शियली ट्रीज पर फोकस नहीं करना है, बाकी ट्रीज भी इकोलॉजी में एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं और वो भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसी बात पे आगे आप चलेंगे कि कई सारे ऐसे मूवमेंट भी चले इन्हीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे। जैसे आप देखते हैं कि सर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960-65 के टाइम पे इंडिया में, तो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, मॉडर्न मशीनरी, इन सारी चीज़ों का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होने लगा। बट इससे ये हमें समझ आया कि जो प्लांट या जो क्रॉप्स इससे ग्रो हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल कॉन्टेंट पाया जा रहा है और सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। इसी के अगेंस्ट में कई सारे विलेजेस में ऐसे मूवमेंट चले जहां पर उन्होंने फोकस किया कि हमें ट्रेडिशनल विलेज सीड्स को बचाना है, ट्रेडिशनल जो हम सीड्स इतने सालों से यूज करते आए हैं, जो उनकी जेनेटिक वैरायटी और डाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है और दे आर गुड फॉर कंजप्शन एज वेल, उनकी क्वालिटी भी इन केमिकल सीड्स से ज़्यादा अच्छी है। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन, और ये एक मूवमेंट चला टिहरी में ही, जहां पर उन्होंने बात की कि सर हमारे जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं हमें उनको कंजर्व करके रखना है, उनकी जेनेटिक वैरायटी को कंजर्व करके रखना है। एंड देयर इज वन मोर मूवमेंट, नवधान्य। ये भी एक मूवमेंट है, इट्स एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोकस करता है ट्रेडिशनल सीड्स और उनकी जेनेटिक वैरायटी को प्रिजर्व करने में। have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। कि सर आज जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं by using these chemical fertilizers and pesticides, उनका बहुत ज़्यादा harmful impact है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, आपने इस टर्म के बारे में सुना होगा कि कैसे हम वहाँ पे केमिकल्स का यूज़ तो कर रहे हैं बट अल्टीमेटली वो ह्यूमन बॉडी तक भी आ रहा है और हमें किस तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ प्रोवाइड करा रहा है। एंड अल्टीमेटली नेचर और उसके आसपास रहने वाले वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स और एनिमल्स को भी परेशान कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम इन इकोलॉजिकल सिस्टम्स को डिस्टर्ब ना करते हुए पुराने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करके ही एग्रीकल्चर करें। So बीज बचाओ आंदोलन and नवधान्य, they were important. नेक्स्ट लास्टली कम्स अप द इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेक्रेड ग्रूव्स। कि सर कई सारे जंगलों में आपने अभी भी देखा होगा कि जो ग्रूव्स हैं या जो पेड़ पौधे हैं उनको सेक्रेड तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे कल्चर में पीपल ट्री या बनियान ट्री को हम कंजर्व करते हैं, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे भगवान का वास होता है। वहीं पे हम कुछ जानवरों को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ये कहकर कि सर नहीं ये पूजनीय है, ये हमारे किसी भगवान से उनको एसोसिएट करके हम कोशिश करते हैं कि उनको एज अ वाहन प्रेजेंट करके हम उनको ऐसा पोजीशन लेकर आए जहां पर उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो ऐसे कई सारी कम्युनिटीज हैं, कई सारे विलेजेस हैं जहां पर जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो लोकल ग्रूव्स हैं, जो लोकल ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, उनको कंजर्व किया जाता है सेक्रेड मानकर, ये मानकर कि उनमें देवी देवताओं का वास होता है। Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creation of nature have to be protected। और nature worship जो है वो बहुत सालों से हमारी कंट्री के अंदर, हमारे ट्राइबल लोगों के अंदर फॉलो होता जा रहा है। Such beliefs have preserved several virgin forest and pristine
फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। और इसी कारण से जो अनंत काल से फॉरेस्ट बने हुए हैं, जो एंशिएंट टाइम से फॉरेस्ट बने हुए हैं, उनका आज भी प्रोटेक्शन हो पा रहा है, बिकॉज लोकल कम्युनिटीज और द ट्राइबल पीपल दे कंसिडर देम एज सेक्रेड ग्रूव्स। इसका मतलब क्या कि सर यहाँ पे भगवान देवी देवताओं का निवास है और हमें इनको प्रोटेक्ट करके रखना है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि सर दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस इज बैंड। जैसे द मुंडा एंड संथाल ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर, वो किसको प्रिजर्व करते हैं या वर्शिप करते हैं? महुआ के ट्री को। कि सर ये लोग महुआ के पेड़ की प्रोटेक्शन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मैं बात करूं कदम्ब पेड़ के बारे में, तो ये उसका भी प्रोटेक्शन करते हैं। द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार दे वर्शिप टैमरिन ट्री। इमली का पेड़, सर उसको भी ये लोग वर्शिप करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसमें भगवान का निवास है, भगवान का वास है। एंड इवन मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग देयर वेडिंग्स। उसके अलावा एन नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर, जैसे मैंने आपको बताया पीपल ट्री, बनियान ट्री, सर तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, इन सबको हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सर इनमें रिलीजियसली सिग्निफिकेंटली हम उनको प्रिजर्व करते हैं ताकि उनको रिलीजियसली एफिनिटी प्रोवाइड करके उनका कंजर्वेशन हो सके। ऐसे ही कई सारे एनिमल्स को भी इन सारी कम्युनिटीज़ में प्रिजर्व किया जाता है, ये बोलकर कि कितने सालों से हम इन ट्रीज और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। जैसे बिश्नोई विलेज का ही मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो ब्लैक बक या चिंकारा को आज भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बाहर चले जाएं तो आज भी आप कई जगहों पर देखते हैं कि सर to many of us people and banyan tree are considered sacred. Sacred qualities are often ascribed to spring mountains, peaks, plants and animals which are closely protected. कई सारे mountains को हम कह देते हैं कि सर ये sacred है, जैसे गोवर्धन पर्वत है हमारे मथुरा में, या हम किसी एक तालाब को हम वो sacred affinity देकर हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से। या फिर हम एनिमल्स की ही बात करें, एनिमल्स का एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो आप कई सारे रिलीजियस प्लेसेस में गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ जनरली बंदर, मकाउज या लंगूर हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसा आसपास के जो भी लोग आते हैं वो उन्हें फीड कराते हैं। एंड दैट इज हाउ काफी लंबे वक्त से उनका प्रोटेक्शन चलता आ रहा है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर इसी चीज के चलते गवर्नमेंट ने एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जिसको कहा गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट अकेले इस चीज को नहीं ले जा सकती है, तो कोशिश की गई कि लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाए इस प्रोटेक्शन एक्टिविटी में। इंडियाज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ओडिशा में। The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। कि सर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के चलते बात की गई थी कि लोकल कम्युनिटीज़ को हम इन्वॉल्व करेंगे, और ओडिशा गवर्नमेंट ने ये एक प्रोविजन भी बनाया कि लोकल गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके हम इन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करेंगे। और क्या प्रोविजन बने कि सर local village institutions are formed to undertake the protection activities mostly on degraded forest and land managed by the forest department। कि सर local village communities बनाई गई और उनको ये काम दिया गया कि जो भी degraded forest हैं या जो भी forest खराब हो रहे हैं वहाँ पे forestation कीजिए, पेड़ लगाइए और उनका प्रोटेक्शन कीजिए, और बदले में वहाँ पे जो भी चीज़ें ग्रो होंगी वो आप ले जा सकते हैं। लाइक इन जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। और यहाँ पर ऐसी जगहों पे जॉइंट कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसके बदले में यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं और खुद यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राइबल पीपल या लोकल कम्युनिटीज़ को भी उसका फायदा हो रहा है, बदले में फॉरेस्ट को भी हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, कंजर्व कर पा रहे हैं। सो दिस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इट स्टार्टेड फ्रॉम ओडिशा एंड अभी कई सारी जगहों पे गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स को अपना रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया है। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, काफ़ी सारे डिलीटेड पोर्शंस भी थे, बट देन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं उनको मैप वाइज आप प्लीज़ याद रखिए और कोशिश कीजिए कि उनको मैप में मार्क करके एक मैप आप सेपरेट रख लें, क्योंकि कई बार मार्क करने के लिए मैप आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इन केस अगर कोई भी डाउट रह जाता है या यू हैव एनी सजेशंस, एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगले चैप्टर में हम आगे बात करेंगे कि सर आगे और कैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका कंजर्वेशन कैसे करना है। जहां पर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि करंट टाइम्स का एक इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक भी है, दैट इज वाटर रिसोर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम समझेंगे, उसके कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे, और हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से अलग अलग जगहों पे लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं सिंस एजेस। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू।